हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल 2 मेगा क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज टू द पॉइंट जीके में हम ब्रिक्स के बारे में जानेंगे। यह जानेंगे कि इसका अस्तित्व कहां से आया, किन्होंने इसकी संकल्पना की, बैठकें कब से प्रारंभ हुई और साथ ही इसने क्या क्या ऐसे कार्य किए जो आज यह एक दुनिया के प्रमुख संगठन बन चुका है। साथ ही इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या था और अंतिम में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसमें यानी कि ब्रिक्स संगठन में कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति या अंतर्राष्ट्रीय क्या कहते हैं उसको हित जुड़े हुए हैं सभी देशों के। इन्हीं सब परिप्रेक्ष्यों में आज हम इस पर बात करेंगे। याद रखें कि भारत भी इस संगठन में शामिल है और वर्तमान में यह दुनिया का एक अच्छा खासा आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव वाला संगठन है, तो इससे प्रश्न भी बहुत पूछे जाते हैं। तो आइए आपका समय नष्ट न करते हुए हम इस पर बात करते हैं। हमने हेडिंग दिया है इसका, ध्यान दीजिए, ब्रिक्स प्लस। ब्रिक्स प्लस क्यों है? नाम जब ब्रिक्स था तो ऐसा इसलिए है कि 1 जनवरी 2024 से 5 और सदस्य इसमें जुड़ गए हैं, तो अब इसका नाम हो गया ब्रिक्स प्लस। पहले ब्रिक था, फिर ब्रिक्स हुआ, अब ब्रिक्स प्लस हो गया। तो इसको मतलब इस ब्रिक्स और ब्रिक्स प्लस को भी हम लोग क्रमबद्ध देखते जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इसके कुछ वैसे प्रमुख तथ्यों को जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है। देखिए, ब्रिक्स दुनिया के अग्रणी उभरती 5 देशों का एक अंतर सरकारी संगठन है। इसको ध्यान रखिएगा, ये अंतर सरकारी संगठन है, गैर सरकारी नहीं है। सरकारों का यह संगठन, इसमें सरकारें शामिल होती हैं, तो इसलिए इसे अंतर सरकारी संगठन कहा गया। इसका नाम यानी कि ब्रिक्स का नाम ब्राजील, हमने ब्राजील लिख दिया था, ब्राजील, रूस, भारत, चीन एवं दक्षिण अफ्रीका के नाम के प्रथम अक्षरों का संक्षिप्त रूप है। अब इसको ऐसे देखिए, B फॉर ब्राजील, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना और S फॉर साउथ अफ्रीका, और ये बन गया आपका ब्रिक्स। कंफ्यूजन अब नहीं होगा। अब है उद्देश्य, आखिर इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या था? वर्तमान में जो 4-5 देश जुट करके बनाए हैं, इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका ऐसे तो बहुत सारे उद्देश्य, हमने 4 ऐसे उद्देश्य लिखे हैं जो आपको जानना भी है और कहीं भी परीक्षाओं में पूछ सकता है। शांति, सुरक्षा, विकास एवं सहयोग को बढ़ावा देना, देशों के मध्य व्यापार एवं विकास को बढ़ावा देना, देशों के अर्थव्यवस्थाओं एवं वैश्विक सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाना, उत्तरी अमेरिका एवं पश्चिमी यूरोप के धनी देशों के राजनीतिक और आर्थिक शक्ति को चुनौती देना। ये 4 ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे ये लोग एक तरह से एकजुट हैं। हालांकि जब आप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पढ़ेंगे तो फिर इन सभी देशों के आपसी संबंध, इसके अलावा इनके और पश्चिमी यूरोप साथ ही अमेरिका के साथ संबंध में भी बहुत सारे जटिलताएं होती हैं। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को जब आप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सी चीज़ों को बहुत सूक्ष्मता से देखना होता है। वहाँ कोई व्यवहारिकता नहीं हो, मतलब क्या गैर व्यवहारिकता नहीं होती, वहाँ भावनात्मक चीज़ें नहीं होती। वहाँ सिर्फ और सिर्फ फूंक के उठाया गया वो कदम होते हैं जहाँ पे देशों को फायदा होती है या घाटा होती है, बाकी कुछ नहीं होता है। ऐसा नहीं समझिएगा कि अरे भारत वाला रसिया वाला का दोस्त है तो रसिया वाला ऐसा कर देगा, भारत वाला जापान का नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सबके अपने हित होते हैं। अब इस ब्रिक्स में ही ब्राज़ील जो है वो BRO में शामिल नहीं, बात समझिए। भारत BRO में शामिल नहीं। BRO चाइना का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। चाइना पाकिस्तान को चाहता है कि ब्रिक्स में शामिल करे, भारत पाकिस्तान को नहीं चाहता। इधर उस पर दबाव बनाने के लिए, चीन पर दबाव बनाने के लिए भारत ये चाहता है कि जापान जो है वो ब्रिक्स में शामिल हो जाए, ऑस्ट्रेलिया भी उसमें आ जाए। तो इस तरह से इनकी आपसी खींचतान भी चलती रहती है। लेकिन इन देशों ने, यानी कि जो देश हैं, इन्होंने इतनी समझदारी दर्शाई है कि हम आर्थिक राजनीतिक चीज़ों पर ही बात करेंगे, बाकी चीज़ों को गौण रखेंगे। हमारे आपसी क्लेश हो सकते हैं, मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हम उनको पीछे रखेंगे। समझदार देश ऐसे ही करते हैं। अब भारत के संबंधों को आयाम देखिए। हमारे 2 सबसे बड़े पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान और चीन। दोनों के देश साथ देखिए सिर फुटबॉल कैसे है। पाकिस्तान के साथ आज हमारा आर्थिक और राजनीतिक
जो संबंध है रसातल में जा चुका है। लेकिन चीन के साथ देखिए दोनों देशों के नेता कैसे एक दूसरे को गले लगाते हैं बाँह फैला फैला करके, जबकि बॉर्डर पर कितनी बड़ी इशू है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि दोनों देश जो हैं, भारत और चाइना, वो किसी भूमि क्षेत्र के लिए नहीं लड़ रहे हैं। बात को समझिए। बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि अरे वो पेंगोंग झील पर हमला हो गया, चीन नहीं, चीन को भी मतलब नहीं है, भारत को भी मतलब नहीं है। दोनों सिर्फ इसलिए लड़ रहे हैं कि अपने प्रभुत्व को बना के रखें। याद रखिए, चीन कभी भी भारत को हड़पना नहीं चाहता था। चीन कभी भी भारत को वो क्या कहते हैं, पाकिस्तान वाला स्थिति में नहीं था कि हमको ये करना। चीन हमेशा ये चाहता था कि हम भारत के मान का मर्दन करें, और एशिया की ओर यदि किसी की दृष्टि उठे तो चाइना की ओर उठे, भारत की ओर नहीं। भारत भी कमोबेश इसी स्थिति में था। लेकिन चूंकि भारत की राजनीति में या भारत की सोच में या भारत के क्या कहते हैं जनता के जनमत में जियो और जीने दो वाली स्थिति थी, तो हम सह अस्तित्व की बात करते हैं। भारत जिस संगठन में जाता है वहाँ पे सह अस्तित्व की बात करता है, और ये हमारे विदेश नीति का एक मूल आधार है। तो भारत इसी आधार पे हर जगह पे रहता है। तो मैंने आपको सिर्फ एक छोटा सा अंतर बताया पाकिस्तान और चीन के साथ, जो हमारे संबंधों में तनाव होते हैं, हमारे संबंधों में समस्याएं होती हैं, उनका एक छोटा सा। याद रखिए, मैं कोई एक बेद वाक्य नहीं बोल दिया कि नहीं भारत चीन इसीलिए, एक बहुत सारी चीज़ें हैं। हमने उसमें से एक छोटा सा बताया कि कैसे दोनों देश सीमा पर उतने बड़े विवाद होते हुए भी आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में एक दूसरे को सहयोग या विरोध करते हैं। बात समझिए क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि बॉर्डर के जो मामले हैं वो जब हम लोग चाहेंगे 2 मिनट में सुलझा सकते हैं। मामला आर्थिक और राजनीतिक का। भारत चाहता है कि हमें भी वो स्थान दिया जाए जिसके हम हकदार हैं। चीन ये चाहता है कि नहीं, एशिया की ओर यदि कोई देखे तो चीन की ओर देखे। एशिया का नेता कौन? तो चाइना, और कोई नहीं। बस यही मामला, मूल मामला यही है। तो ये हमने आपको सिर्फ समझने के लिए बताया, और कोई बात नहीं था। अब है इसकी संकल्पना, यानी कि इसकी संकल्पना सर्वप्रथम किन्होंने की, इसी से प्रश्न आपसे पूछेगा। देखिए, सर्वप्रथम इसकी संकल्पना ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओ'नील नामक एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे, जो एक क्या कहते हैं जर्नल लिखा करते थे। उन्होंने ही 4 देशों, मैंने यहाँ लिख दिया है, 4 अर्थव्यवस्थाओं ब्राजील, रूस, भारत एवं चीन के अध्ययन के समय किया था। यानी कि उस समय, जिस समय इन्होंने किया था, उस समय संगठन था ब्रिक, BRIC, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना। उसमें एस नहीं था, ब्रिक ही था। तो सर्वप्रथम जो जिम ओ'नील महोदय थे, इन चारों देशों की अर्थव्यवस्थाओं का अध्ययन कर रहे थे और ये जर्नल लिखा करते थे। तो उन्हीं ने इसकी संकल्पना की, और इसका सर्वप्रथम प्रयास जो था वो 2006 में यूएनओ का क्या बोलते हैं वार्षिक सम्मेलन हुआ था। तो वहीं पे 2006 में ब्रिक, देखिए मैंने यहाँ पर ब्रिक लिखा है, एस नहीं लिखा। ब्रिक के विदेश मंत्रियों की बैठक में इसे औपचारिक रूप प्रदान किया गया। कब किया गया? 2006 के। किसके बैठकों में? विदेश मंत्रियों के बैठक में। ब्रिक का विदेश मंत्रियों का बैठक 2006 में हुआ था, और वहीं पे इसको औपचारिक रूप प्रदान किया गया। 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने पर इसका नाम ब्रिक्स हुआ। यानी कि आधुनिक समय में जो हम ब्रिक्स पढ़ते हैं वो 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने पर हुआ है। तो ये ऐसे प्रमुख डाटा हैं, प्रारंभिक डाटा हैं, जिनसे आपको जानना चाहिए। अब परीक्षाओं में प्रश्न भी पूछते हैं। अब इसके देखते हैं आगे के डाटा के, लेकिन आप एक बारी से देख लीजिए। देखते हैं इसके अन्य वैसे और प्रमुख तथ्य जिनसे आपको प्रश्न बार बार पूछे जा सकते हैं, और साथ ही इस संगठन में क्या हो रहा है मूल रूप से, उसको भी आपको जानना जरूरी है। ध्यान रखिए, मैंने वीडियो के प्रारंभ में भी बोला कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कथा कहानी टाइप के आप बहुत सुनते होंगे। व्यवहारिकता वैसा होता नहीं है। कहानियाँ बहुत चीज़ें होती हैं, कहानियों से मतलब नहीं होती है, सीधा सा मतलब होता है कौन क्या दे सकता है, कौन क्या ले सकता है। इस लेन देन में कौन कहाँ तक हाथबाजी या समझौता करा सकता है, हाथबाजी मार सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं रहता। यदि कोई सुनाता है तो आपको आपके बहुमूल्य समय को बर्बाद कर रहा है। अब है प्रभाव। ब्रिक्स देशों का क्या प्रभाव है? तो देखिए कितना बड़ा प्रभाव। ब्रिक्स इस संसार की आबादी का 42%, विश्व के कुल जीडीपी का 24% एवं विश्व व्यापार में 16% हिस्सेदारी रखता है। ये जो ब्रिक्स प्लस नहीं, मैं अभी ब्रिक्स की ही बात कर रहा हूँ।
अब ब्रिक्स प्लस हो गया तो अब और ज़्यादा हो गया। ब्रिक्स संसार के आबादी का 42%, विश्व के कुल जीडीपी का 24% एवं विश्व व्यापार में 16% की हिस्सेदारी रखता है। इसके अलावा इसका प्रथम शिखर सम्मेलन 2009 में रूस के शहर एकातिनबर्ग में हुआ था। तत्कालीन डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत की ओर से गए थे, रसिया की ओर से वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो थे। तो 2009 में इसका प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ। 2024 में जो अभी चल रहा है, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस समय रूस के ही शहर में क्या कहते हैं 16वां शिखर सम्मेलन हो रहा है, जहाँ प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी गए हैं और इन्होंने अपने मांगों को रखा वहाँ पे, और कुछ मांगे जो हैं स्वीकृत हो गई हैं, कुछ अभी, क्योंकि जब तक अभी वीडियो बना ही रहा हूँ तो अभी मैं कह नहीं सकता हूँ क्या क्या समझौते लास्टली हुए हैं। तो 16वां शिखर सम्मेलन भी रसिया में ही हो रहा है। ये करंट अफेयर्स में आपसे पूछ सकता है। अध्यक्षता, अब इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो देखिए, इसका कोई अस्थायी अध्यक्ष नहीं है। इसकी अध्यक्षता BRICS के क्रम में बारी बारी से सदस्य देशों द्वारा एक वर्ष के लिए किया जाता है। जैसे इसको B है, तो B यानी कि ब्राजील, तो एक साल ब्राजील करेगा, तो अगला साल फिर रसिया करेगा, फिर इंडिया करेगा, फिर चाइना करेगा, फिर साउथ अफ्रीका करेगा, और उसके बाद फिर पलट जाएगा, फिर ब्राजील आएगा, फिर रसिया आएगा, फिर इंडिया आएगा, फिर चाइना आएगा, फिर साउथ अफ्रीका आएगा। ऐसे ऐसे करके एक एक वर्ष के लिए इसकी अध्यक्षता सदस्य देशों द्वारा की जाती है। अब इसका सबसे विशेष पहल क्या था, जिसको जानना आपको बहुत जरूरी है। तो वर्ष 2014 के फोर्टलेजा शिखर सम्मेलन, फोर्टलेजा शिखर सम्मेलन जो था वो ब्राजील का एक शहर है, वो छठा शिखर सम्मेलन था। फोर्टलेजा शिखर सम्मेलन यानी कि ब्रिक्स के छठे शिखर सम्मेलन, ब्रिक्स का छठा शिखर सम्मेलन जो कि फोर्टलेजा शहर में था, ब्राजील का एक शहर है। न्यू डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि NDB की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय संघाई चीन में है। और इसी सम्मेलन में एक आकस्मिक आरक्षित व्यवस्था पर हस्ताक्षर हुआ। आकस्मिक आरक्षित व्यवस्था एक निधि थी, यानी कि आकस्मिक आरक्षित एक निधि रखा गया, जिसमें शायद $100 करोड़ का था, ऐसा कुछ कंफर्म मैं नहीं कर सकता हूँ। वहाँ पे व्यवस्था रखी गई कि सदस्य देश जो है आपातकालीन स्थितियों में अपने भुगतान को संतुलित करने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं, और साथ ही अपने सदस्य देशों में ऋण उपलब्धता के लिए ये NDB की स्थापना, न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई। क्या कहते हैं, इंडिया, चाइना, रसिया जो था और ब्राज़ील, सब 18 अरब डॉलर दिए थे। बाकी सदस्यों ने कुछ अलग राशि पेमेंट की, और इसी के आधार पे न्यू डेवलपमेंट बैंक बना। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? संघाई चीन में है। कब बना? 2014 में, फोर्टलेजा सम्मेलन जो कि छठा शिखर सम्मेलन था। और इस NDB के प्रथम अध्यक्ष जो थे भारतीय थे, बहुत बड़े बैंकर थे, नामी ब्यूरोक्रेट थे। आप कमेंट कर सकते हैं नाम को, ये आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ। इसके अलावा ब्रिक्स देशों ने सुदूर संवेदन उपग्रह डाटा पर भी साझेदारी की है। यानी कि जो हम क्या बोलते हैं, अनंत आकाश की ओर देख रहे हैं, चाइना और भारत, पता है आपको कि अभी दोनों स्पेस वार में लगे हुए हैं। तो इन लोगों ने कहा कि देखिए, लड़ाई तो हम कर ही रहे हैं, थोड़ा इस पर भी साझेदारी कर लेते हैं, ताकि ज्ञान का जो आपसी सहयोग हो वो बढ़े और हम फिर आगे बढ़े। इन्होंने एक नक्षत्र मंडल भी बनाया है। क्या बनाया है? नक्षत्र मंडल बनाया है, जिसमें कुल 6 उपग्रह हैं, 6 सैटेलाइट हैं, जिसमें भारत एवं चीन के 2, रसिया का 1 एवं ब्राजील का 1 है। ब्राजील वाला है वो चीन के सहयोग से बना। ठीक है। ब्रिक्स के 15वें शिखर सम्मेलन 2023 में, ब्रिक्स का 15वां शिखर सम्मेलन 2023 में जोहान्सबर्ग अफ्रीका में हुआ था। 6 देशों को शामिल किया गया। ब्रिक्स, ऐसे तो ब्रिक्स में भी वर्तमान में 37 देश जाके बैठक लिए हैं, बहुत सारे लोग एक दूसरे को शामिल करना चाह रहे हैं, लेकिन 2023 के ब्रिक्स के 15वें शिखर सम्मेलन 2023 में, इसको रेड से यहाँ लिख रहा हूँ, 15वें 2023 के शिखर सम्मेलन में यह फैसला किया गया, जो कि अफ्रीका में हुआ था, कि 6 देशों को शामिल किया जाएगा। 6 देशों को शामिल किया जाएगा। कौन कौन थे? मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, UAE एवं अर्जेंटीना। मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, UAE एवं अर्जेंटीना को शामिल करने का प्रस्ताव किया गया। अर्जेंटीना में सरकार बदल गई, और अर्जेंटीना की जो सरकार थी उसने बाद में नाम वापस ले लिया, बोला हम इसमें शामिल नहीं होंगे। तो अब इसमें
5 सदस्य और जुड़ गए। कौन कौन जुड़े हैं? अर्जेंटीना के नाम वापस ले लिया तो शेष 5 देश 1 जनवरी 2024 से इसके सदस्य बने। 1 जनवरी कब से? 1 जनवरी 2024 से 5 देश, कितने देश? 5 देश सदस्य बने। तो अब ब्रिक्स में 5 पहले से थे, 5 और हो गए, तो कुल कितने हो गए जी? कुल हो गए आपके 10 सदस्य। कितने हो गए? 10 सदस्य। यानी कि 24 में जब तक अब आगे नहीं जुड़ता है तब तक 10 सदस्य हैं, और ये सदस्य जो नए सदस्य थे 1 जनवरी 2024 से इसके सदस्य बने हैं। इसीलिए हमने ब्रिक्स प्लस लिखा। ये 5 सदस्य और हो गए तो हमने क्या कर दिया? इसको ब्रिक्स प्लस कर दिया, क्योंकि ब्रिक्स तो था ही। अब 5 देश और जुड़ गए। 5 देश कौन कौन है? मिस्र है, इथियोपिया है, ईरान है, सऊदी अरब है, यूएई है, संयुक्त अरब अमीरात है। ये 5 देश। अब इन 5 देशों को देखिए, कुछ में भारत का प्रभाव है, कुछ में रसिया का प्रभाव है, कुछ में चाइना का प्रभाव। और मिस्र, इथियोपिया, यूएई, इस सब देशों में तो भारत और चीन एकदम लगे हुए हैं। वो पुराना जो साम्राज्यवादी शक्तियां थी ना, जैसे ब्रिटेन और फ्रांस लगे रहते थे, अभी ये दोनों देश लगे हुए हैं। खैर छोड़िए, हटाइए, उससे मतलब नहीं, वो अलग कहानी हो जाती है। तो इस तरह से आपको ये प्रमुख डाटा है: प्रभाव, प्रथम शिखर सम्मेलन, अध्यक्षता, विशेष पहल यानी एनडीबी और आकस्मिक आरक्षित व्यवस्था, साथ ही नक्षत्र मंडल, 15वें शिखर सम्मेलन 23 में जो कि जोहान्सबर्ग में हुआ था, 6 देशों को शामिल किया गया, और 16वां शिखर सम्मेलन, वर्तमान में मैं जब वीडियो बना रहा हूं तो 16वां शिखर सम्मेलन रसिया में हो रहा है। बात ध्यान रखिएगा, करंट में पूछ सकता है। तो ये ज़्यादा पूछता है, ये आजकल देख रहे हैं ज़्यादा पूछ रहा है कि ब्रिक्स के 15वें शिखर सम्मेलन में कितने देशों को शामिल किया गया। तो शामिल 6 देशों को ही किया गया था, लेकिन मूल रूप से अंतिम में 5 ही देश शामिल हो पाए। तो ये था हमारे एक महत्वपूर्ण संगठन ब्रिक्स से संबंधित सारे तथ्य। आशा है आपको अच्छी लगेगी। और हाँ, इससे संबंधित तथ्य यदि आपको पढ़ने हैं और इस पर जो MCQ आते हैं वो हमने बनाया है अपने ब्लॉग पोस्ट पर, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, आप उस पर जाकर के देख सकते हैं, बना सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।